ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड तक हमने कर लिया था, अब थर्ड से स्टार्ट हो जाता है। एज पर द प्रोटेक्टिव प्रोविजन ऑफ इंडिया 110, प्रोटेक्टिव राइट्स क्या होते हैं? वही जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसके पास में कोई बोरोवर ने अपना वो बैठा दिया उसके अंदर, मीटिंग के अंदर, कि वो रेगुलरली अपडेट करता रहेगा, तो उसके बारे में बता दिया था। ये दोनों चीज़ें उसमें हो गई थी। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, 8th और 9th, एक बार देख लेते हैं वो क्या थे। क्वेश्चन नंबर 8, ये पोटेंशियल वोटिंग राइट्स आर सब्सटेंटिव और नॉट। जो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं वो सब्सटेंटिव हैं या नहीं है, या वो प्रोटेक्टिव राइट्स ही हैं, वो चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्वेश्चन 8 था। इसके अंदर क्या था, इन्वेस्टर 30% वोटिंग राइट है उसके पास में, द इन्वेस्टर हैज़ बीन ग्रांटेड। हाँ, उसके अंदर जो पीछे हमने एक बार वो किया था ना, उसके अंदर CMP का मतलब करंट मार्केट प्राइस था, उस टाइम पे याद नहीं आया था वो चीज़। इन्वेस्टर होल्ड करता है 30%, granted option purchase 30% more power from the power. However, the exercise price of the option is too high compared to the current market price of ABC Limited because it's been incurring losses since last 2 years. Purchase option substantive, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। मतलब वो प्रैक्टिकली फिजिबल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बहुत ज़्यादा सम इनकर की जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि CMP जो है वो हमारा क्या है, करंट मार्केट प्राइस जो है वो कम है ना। जो करंट मार्केट प्राइस है वो हमारा ज़्यादा चल रहा है, बहुत, वो हमारा काफ़ी कम चल रहा है, और हमें जो ऑफ़र करने को दिया जा रहा है और वो जो प्राइस जो जिस पे हमें ख़रीदना है वो ज़्यादा है। एक्सरसाइज प्राइस इज़ हायर देन CMP, तो इस केस के अंदर ये चीज़ अप्लीकेबल ही नहीं होगी, वो कभी खरीदेगा ही नहीं, और वो वैसे भी फ्यूचर में लॉस इनकर कर रहा है, एज इट इज़ ऑलरेडी टोल्ड टू अस इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ये वो वाला सीन हो गया। द राइट टू एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन नॉट सनशाइन सिंस द ऑप्शन एक्सरसाइज इज टू हाई एज कम्पेयर टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ ABC लिमिटेड। इसके बारे में कहाँ जिक्र किया था वो भी दिखा देता हूँ एक बार। ये पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, इफ करंट बिकम्स लेस देन CMP देन कन्वर्जन मे नॉट बी कंसिडर्ड सब्सटेंटिव। ये तो कन्वर्जन के केस में हो गया था वैसे तो, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइजिंग द पावर वाली बात आ जाती है यहाँ पे फाइनेंशियल बैरियर की, वो इतना खर्च करेगा ही नहीं यहाँ पर। ये तो खैर पोटेंशियल वोटिंग राइट हो गया था, जहाँ पर कि वो अपने उनके पास में ऑप्शंस थे और उन्होंने वो एक्सरसाइज करने हैं या नहीं करने हैं, तो वो वाली बात हो गई थी। तो यहाँ पे भी एक तरह से वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक्सरसाइज प्राइस उसको ज़्यादा दिया जा रहा है देन CMP। फिर सेम सिचुएशन, ऑप्शन इन लाइन विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ABC Limited, ABC Limited मेकिंग प्रॉफिट, तो इसमें तो ले लेगा। हाउएवर द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज इन द एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टर नॉट इन अ पोजीशन टू अरेंज फॉर द, यहाँ पे इसके पास में उसका बैरियर है, फंड्स का बैरियर है। टाइम से वेदर द राइट हेल्ड बाय इन्वेस्टर परचेज ऑप्शन सब्सटेंटिव, नो, यहाँ पे भी नहीं है। सिंस द टाइम पीरियड फॉर द इन्वेस्टर टू अरेंज फॉर द रिक्वेस्टेड अमाउंट फॉर एक्सरसाइज इज टू नैरो, जो टाइम है वो काफ़ी कम है। Assume the same fact as per scenario except ABC Limited is making profits. Okay. However, the current market price of ABC Limited is not known since the ABC Limited is a relatively new company. रेट नहीं पता क्योंकि ABC Limited एक नई कंपनी है। बिजनेस ऑफ द कंपनी इज यूनिक एंड देयर इज नो इन्वेस्टर नॉट श्योर वेदर एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन वेदर द राइट हेल्ड बाय परचेज ऑप्शन सब्सटेंटिव। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी यही इतनी ही बात हो गई कि वो सब्सटेंटिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द इन्वेस्टर इज नॉट एबल टू obtain information about the market value of ABC Limited, which is necessary in order to compare the option exercise within market price, so that it can decide whether the exercise of purchase option would be beneficial or not. उससे यही नहीं पता लगेगा कि उसका वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको बेनिफिशियली रहेगी या नहीं रहेगी, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो वाला क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन 9th भी आई किसी तरह से, रिमूवल राइट्स आर सब्सटेंटिव और नॉट। एक वेंचर कैपिटल है मैनेज बाय एन एसेट मैनेजर हु हैज राइट to take the investment divestment related corpus. The asset manager is also holding some stake in the fund. The other manager have the right to remove the asset manager. ठीक है, लेकिन present scenario में there is absence of other managers who are willing or able to provide specialized service. स्टीव जॉब्स वाली बात हो गई कि निकाल तो सब सकते हो, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं है कि उस बंदे को रिप्लेस कर सके। एंड परचेज वेदर द रिमूवल सब्सटेंटिव, तो यहाँ पे वही बात होगी कि नहीं है। If the other investor exercise the removal right, then it will impact the operations of the fund and ultimately the return of the fund, since there is no substantive.
दो चीज़ें करेगा, इट विल इम्पैक्ट द ऑपरेशन, it will impact the operations of the fund and ultimately the return of the fund since there is no substitute. Current disadvantage. तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, एक बेवजह बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, तेरे को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना. फिर आ जाता है अपना पार्ट 4, फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन वोटिंग राइट. अब इसमें वही बात सर कह रहे थे कि घूम फिर के बातें उसी पे आ जाती हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है कंपनी के अंदर, आपका वोटिंग राइट कितना है. वोटिंग राइट वही आता है जितने आपके पास शेयर्स होते हैं, उसी के बेस पे ये वोटिंग राइट्स भी आते हैं. तो मेजॉरिटी होती है आपके पास या फिर वोटिंग पावर लेस देन मेजॉरिटी है, तब भी आपके पास में ये कहा जा सकता है आपके पास में वोटिंग राइट है. पावर के अलावा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वोटिंग राइट्स की. पावर के अलावा एक चीज़ होती है उसको एक्सरसाइजेबल, वो हमने सब्सटेंटिव राइट के अंदर पढ़ लिया, तो दो चीज़ें वहाँ क्लियर हो गई. थर्ड चीज़ है ये भी अगर सेटिस्फाई होगी ना, सो वी कैन से दैट वी हैव द पावर. असाइन पर डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज, ठीक है वो तो हो गया. और ये दोनों चीज़ें हो गई. तो इन्वेस्टर की पावर है ओवर द इन्वेस्टी. इसमें यही है कि अगर किसी के पास में सिंपली विच कैन बी सीन फ्रॉम द नेकेड आइज दैट इट इज हैविंग मोर मेजॉरिटी इन वोटिंग राइट देन investor who is investing has over the investee. It is assumed because relevant activities are normally directed through क्योंकि जो रेलिवेंट एक्टिविटीज़ होती है ना वो यूजुअली डायरेक्ट करी जाती हैं जिनके पास में ज़्यादा वोटिंग राइट होते हैं, क्योंकि उन पर वही क्या बोलते हैं उनको, वो बनाए जाते हैं ना स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो जो पास किए जाते हैं वोटिंग राइट्स के बेस पे ही किए जाते हैं. तो जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो वोटिंग राइट्स के बेसिस पर ही लिए जाते हैं. तो इट इज टू बी प्रूव दैट डायरेक्शन ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज कम फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन सच मेजॉरिटी इन्वेस्टर विल बी अज्यूम टू हैव पावर ऑन इन्वेस्टी ओनली इफ formation of board of directors control through voting right, which is true in practical world obviously. मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये तो होता ही है कि जिसके पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकालने या डालने की कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है, वो यूजुअली नॉर्मल डायरेक्टेड जो वो यूजुअली रेलिवेंट एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकता है और उसमें वो पार्ट करता है और ही कैन डायरेक्ट थ्रू वोटिंग पावर. फिर रूल 1 हो गया ये. रूल 2 हो गया इन्वेस्टर हैज़ पावर ओवर इन्वेस्टी विदाउट मेजॉरिटी वोटिंग राइट. मतलब कोई बहुत ज़्यादा उसके पास में शेयर नहीं है लेकिन है तब भी उसके पास में राइट है. वो कैसे है, कोई 45% 52%, कोई 45% का एक बंदा है, ठीक है, उसने बाकी सबको ले लिया, जो भी उसने एक 7% वाला और ले लिया, तो उसके पास में 50% से ज़्यादा आ गई और बाकियों के पास में जो है वो इतना है नहीं. तो ये बंदा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पावर में. देन इट विल बी अज्यूम दैट इन्वेस्टर हैज़ पावर ओवर द इन्वेस्टी. ये वाली बात 47 ये 45% प्लस 7% हो गया था इनके पास में. ये अदर नॉट सिग्निफिकेंट इंडिविजुअली. अगर राम कॉन्टैक्ट होता है एक्स लिमिटेड टू टेक डिसीजन ऑन हिज बिहाफ. इन द गिवन केस एक्स लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद अदर इन्वेस्टर टू ऑब्टेन पावर to direct relevant activities of Y Limited. After such contract, X Limited has 50% of voting power Y Limited, which indicates that X Limited has power over Y Limited. फिर हमारे केस 2 आ जाता है. वहाँ पर देख पहले में हमने ये पढ़ लिया कि उसके पास में खुद की तो वोटिंग पावर नहीं थी लेकिन उसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट विद X Limited to take decision on his behalf, ठीक है. If investors own voting power seems significantly practically in total voting power, even if such voting power is not in majority. दोबारा पढ़िए, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इफ इन्वेस्टर ओन वोटिंग पावर सीम्स सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकली इन टोटल वोटिंग पावर इवन इफ सच वोटिंग पावर नॉट इन मेजॉरिटी. वो सिग्निफिकेंट लग रही है, इट इज सीम्स टू बी सिग्निफिकेंट, बट in practical life it seems to be significant. But if we'll talk about the majority, he is not holding the majority of the voting power.
or it can be possible only if there is no significant shareholder in the company because all the shares are held by small investor. वो अलग अलग देशों में है, देश नहीं तो अलग अलग जगह पर है, तो वो सारे आने नहीं वाले कभी. किसी के पास 0.02% वो वोटिंग पावर है, किसी के पास 0.01 है, किसी के पास 1% है, तो अलग अलग लाखों लोगों में बटे हुए हैं. वी विल टेस्ट द वोटिंग पैटर्न इन द लास्ट मीटिंग. जो भी हमारी लास्ट मीटिंग है उसके अंदर हम वोटिंग पैटर्न को चेक कर लेंगे. Small shareholder vote in last meeting a large adult duty which investor could not exercise the power, then we will apply rule 2. What is the rule 2? This one is the rule 2. अगर स्मॉल शेयर होल्डर जो हैं उन्होंने वोटेड इन लास्ट मीटिंग एट लार्ज लेवल, जो उन्होंने लार्ज लेवल ड्यू टू विच इन्वेस्टर कुड नॉट एक्सरसाइज. ठीक है. इफ अदर शेयर्स आर हेल्ड बाय फ्यू मेंबर्स देन रूल 2 विल नॉट वर्क. मतलब इफ अदर शेयर्स आर हेल्ड बाय फ्यू मेंबर्स, अगर वो लाखों या मतलब जितने भी लोग थे लार्ज लेवल के उनके द्वारा नहीं होल्ड किया जाता है, तो वो ऑब्वियसली किसके द्वारा होल्ड किया जाएगा? फ्यू मेंबर्स के. इन दैट केस रूल 2 विल नॉट वर्क. ठीक है. जहाँ पे मतलब हमें देखने से लग रहा था इट इज सिग्निफिकेंट 45%, बट बाकियों के पास 5%, 7%, 25% बाकी बचा हुआ, तो उन्हें लगता है कि ये 4-5 मेंबर है, क्या पता कब ज़्यादा के कॉन्टेक्ट कर लें, तो उस केस में रूल 2 नहीं लगेगा. हम उसको ये नहीं बोल सकते दैट ही इज द पर्सन इन पावर और ही इज द पर्सन हु इज होल्डिंग. If other shares are held by few members, then rule 2 will not work. Okay, it may be possible that investor does not have majority in voting power at present, but investor has substantive potential power. Then we will consider such substantive power to set majority in the voting power. ठीक है, सिंपल है कि अगर उसको लग रहा है कि उसके पास ऑप्शन है और ये फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस चीज़ को भी हमें कंसिडर करना चाहिए. वो एजीएम से पहले वो कन्वर्ट कर लेगा, वो ऑप्ट कर लेगा, तो ठीक है. इफ नॉट रेलिवेंट फॉर डायरेक्शन ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज, जो वोटिंग पावर है वो इतनी रेलिवेंट नहीं है रेलिवेंट एक्टिविटीज़ के लिए. ये एक काफ़ी बेकार सा और अजीब सा केस था. जिसके अंदर हम वो डिज़ाइन उसका वो समझते थे, वो वाली सिचुएशन थी ये. कि अगर कोई है, अगर ऐसी कंपनी हो सकती है यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटेड है, वहाँ पे पहले से प्री डिटरमाइंड उनका जो फंक्शन है वो चल रहा है, उसी तरह से चलेगा. किसी के पास में कोई राइट नहीं है कि उसको कैसे चेंज करना है, कैसे नहीं करना है. वो एक प्रोसीजर बना दिया, जैसे कि वो मार्केटिंग वाला था, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था कोई उस चीज़ की, और वो एक ही तरीके से चलता रहेगा. या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, तो उनमें एक प्रोसेस इसी तरह से वो चलता ही रहता है, वो सेम तरीके से चलता है. तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें वोटिंग पावर तो काम करेगी नहीं. वी नीड टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट एक्टिविटीज इन सच बिजनेस. ओके, वी हैव फाइंड दैट रेलेवेंट एक्टिविटी. हमें ये भी समझना पड़ेगा दैट हु इज डायरेक्टिंग सच रेलेवेंट एक्टिविटीज, हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रेलेवेंट एक्टिविटीज. एट द एंड विल कम टू नो दैट हु इज टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम सच कंपनी, और उसके बाद में देखा जाएगा उससे किसको फायदा हो रहा है, और वो ही हमारा होल्डिंग होगा. एक्सप्लेनेशन और वेरिएबल रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टी. As per the provision, an investor should have exposure in variable returns of an investee in addition to having power of the investee. देखो, जो अभी तक हमने बात की है सिर्फ पावर के बारे में, पावर तो होनी चाहिए. जो वो 20% हो गई या 50% हो गई या जैसे भी है, यहाँ पे ये बात मानी जाती है कि अगर आपको पावर के बारे में बात करनी तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 20% होनी चाहिए. अगर हम यहाँ पे बात करें having power in the industry as per the provision variable returns which are not fixed. तो इसमें हम वही बात कर रखी है कि जो ये रिटर्न्स होते हैं ना, उसमें भी इनका कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए. should have exposure in variable return in addition to having power over the investee. ये जो वेरिएबल रिटर्न होना चाहिए ना, इसके बारे में 20% है, ये आपके पास में एटलीस्ट 20% होना चाहिए. जो भी आप जो भी एक इन्वेस्टी अर्न कर रहा है या उसका मतलब रिस्क एक्सपोजर है, उसमें आपका भी एटलीस्ट 20% एक्सपोजर टू रिस्क होना चाहिए. जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैन नॉट बी टेकन एज फिक्स्ड रिटर्न फॉर बिकॉज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी varied if company does not earn adequate profit. Obviously, if it will not earn the adequate profit, it might be the situation that company is not in the position to pay the interest or pay the service cost, whatever it would be. Or dividend or distribution to shareholders is also depending upon variability of the service. That's the pretty obvious thing. Shareholders are paid only when a company is earning sufficient enough to pay them, in addition to earning profit
as we all know that dividend is distributed at the end after settling all other stakeholders of the entity. Return from changes in value of investment in company is also variable. Return from change in value of investment in company is also variable. जो रिटर्न हो रहे हैं, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारी घट रही है बढ़ रही है उसकी, तो उसकी वजह से भी इस पर इफेक्ट आ रहा है. प्रोवाइडिंग क्रेडिट लिक्विडिटी कंपनी सब्जेक्ट टू क्रेडिट. रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी. जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो भी उसी से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. एज पर द प्रोविजन एक्सपोजर टू वेरिएबल इज नॉट द की एलिमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल. ओके, वेरिएबल की नहीं है. सच एक्सपोजर शुड बी इन लाइन विद द हैविंग पावर ओवर द इन्वेस्टी. वेरिएबल रिटर्न होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए. इट मीन्स दैट पावर एंड वेरिएबल रिटर्न बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड होल्डर एसेस विद वेरिएबल रिटर्न बट दे डू नॉट एक्सरसाइज पावर ड्यू टू विच कंट्रोल ऑफ बॉन्ड होल्डर कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड ओवर द एंटिटी. उनका जो बॉन्ड होल्डर है, एक बंदा है वो बॉन्ड होल्डर है, ठीक है, उसके पास में पावर भी है लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो नहीं होगा. मान लो उसके पास में 20% इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स के अंदर, बट वो नहीं होगा फिर इस वजह से. For the explanation link between power and return, as per the investor should assess whether it is working as a principal or agent of the investee. हाँ, यहाँ पे दो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि वो बंदा एज अ पावर एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा है और एज एन इन्वेस्टी पे वर्क कर रहा है, एज और एजेंट, नॉट इन्वेस्टी, एजेंट एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा है और एज एन एजेंट कर रहा है. इसके लिए कैसे करते हैं, कैन डिसीजन मेकर बी रिमूव बाय सिंगल इन्वेस्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदाउट एनी कॉज. अगर ऐसा है, कोई एक इन्वेस्टर है, ठीक है, बाय सिंगल इन्वेस्टर, अगर कोई डिसीजन मेकर जो है उसको रिमूव किया जा सकता है बाय सिंगल इन्वेस्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदाउट एनी कॉज, तो हाँ उसके पास में डिसीजन मेकर है. डिसीजन मेकर इज एन एजेंट है. डिसीजन मेकर अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो एक डिसीजन मेकर इज प्रिंसिपल. थोड़ा उल्टा बोल गया, यहाँ पे चीज़ें सही लिखी हुई हैं. अगर ऐसा होता है, मान ले कि डिसीजन मेकर जो है आपका, उसको रिमूव किया जा सकता है. जो ये एक बंदा है, मान लो तुम इस पोजीशन पे हो, ठीक है, क्या डिसीजन मेकर, तू डिसीजन मेकर है, इसको रिमूव किया जा सकता है कोई भी एक सिंगल इन्वेस्टर द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा विदाउट एनी कॉज. ठीक है, जो भी एक बंदा था डिसीजन मेकर ऑफ रेलेवेंट एक्टिविटीज, उसको रिमूव किया जा सकता है विदाउट एनी कॉज. तो वो क्या है, एज एन एजेंट है. और अगर उसको ऐसे नहीं किया तो वो प्रिंसिपल है. इफ रिमूवल पॉसिबल मल्टीपल मेंबर टेकिंग डिसीजन टुगेदर इट विल सीम्स इम्प्रैक्टिकल द डिसीजन मेकर कैन बी रिमूव. ये माना जाता है कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे फैले हैं तो उनके द्वारा ना एक बंदे को ऐसे नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि वो कभी इकट्ठे होंगे ही नहीं एक साथ, वो कभी यूनानिमस सोच के नहीं हो पाएंगे. प्रेटरी राइट्स आर नॉट कंसिडरेबल फॉर टेस्टिंग रिमूवल राइट्स. ऑब्वियसली वो हम उनको टेस्ट नहीं करेंगे. Does decision maker has significant exposure to variable returns in investee due to remuneration and other interest. यहाँ पे बात की जा रही है, दो तरह से इसको चेक कर रहे हैं. एक तो टेस्ट ऑफ पावर चेक कर ली, इसको निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता. वेरिएबल रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली, डज डिसीजन मेकर हैज सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स इन इन्वेस्टी ड्यू टू रेम्यूनरेशन और अदर इंटरेस्ट. क्या डिसीजन मेकर के पास में सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है वेरिएबल रिटर्न्स का? सिग्निफिकेंट एक्सपोजर जो वेरिएबल रिटर्न्स हो रही हैं इन्वेस्टी ड्यू टू रेम्यूनरेशन और अदर इंटरेस्ट की वजह से, अगर है देन डिसीजन मेकर इज अ प्रिंसिपल. अगर नहीं है देन डिसीजन मेकर इज एन एजेंट. ठीक है, द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट एक्सपोजर नो वेयर मेंशन. ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम 20% और मोर स्टेक इन कंपनी द एक्साइज पावर कंसीडर एज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट. ठीक है, विदाउट पावर 20% और more investment is considered as investment in associates. The remuneration itself is not considered. It may be charged at market rate. It may commensurate with market. Commensurate अभी हमने पढ़ा था. Commensurate जो word है ना, ये आया है आपका ओरिजिन उससे हुआ है, mensurate से. mensurate मतलब मीनिंग होता है मेजर, और कम COM मतलब होता है कॉम मतलब टुगेदर. तो टुगेदर अगर हम मेजर करते हैं तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है इक्विवेलेंट.
इक्विवेलेंट है, ये दो चीज़ें हैं तो ये मेजर करती हैं आपस में एक दूसरे के, तो इसलिए इसका कमेंसुरेट भी बोला जाता है। वी विल टेस्ट इट विद अदर इंटरेस्ट ऑन टोटल बेसिस। ठीक है, अगर रेम्यूनरेशन जो है वो इटसेल्फ इज नॉट कंसिडरेबल, ठीक है, इट मे बी चार्ज ऑन मार्केट रेट, हम इसको टेस्ट करेंगे विद अदर इंटरेस्ट ऑन टोटल बेसिस। इसको यूजुअली ये किया जाता है कि इन दोनों को साथ में यूज किया जाएगा टू कंप्यूट वेदर एन एंटिटी इज हैविंग द कंट्रोल और नॉट। ठीक है, बस ये उसके बाद में एक दो क्वेश्चंस थे इसके ऊपर और पार्ट स्टार्ट हो जाता है हमारा।